हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे। चलिए तो अपन स्टार्ट करेंगे आज। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिकली फिजिक्स टॉपिक के ऊपर है और आपके लिए एक बहुत बढ़िया सी अनाउंसमेंट है कि जो केबी के पेपर हैं टीजीटी पीआरटी के लिए, तो जो साइंस यानी कि स्पेस सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी कंसर्न है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी चैप्टर है, जो भी सिलेबस है, तो वो अपन देखने वाले हैं। तो उसी से रिलेटेड एक 9th क्लास का एक टॉपिक है जिसमें अपन पढ़ते हैं, 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, 11th क्लास में भी पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स का एक टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो वो अपन देखने वाले हैं। इसके पहले अपन ने जो है मोशन को समझा था बहुत अच्छे से। बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं मोशन के ऊपर और 2D मोशन के ऊपर, तो वो आप जा करके देख सकते हैं। मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एसीएस क्लासेस के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत एनर्जी के साथ में, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हल्का सा ये वीडियो बड़ा हो जाएगा और वो बड़ा होना बनता भी है क्योंकि टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा हमेशा से एक उद्देश्य रहा है जॉय ऑफ लर्निंग, यानी कि आपको सीखने की खुशी मिलनी चाहिए, ठीक है। जब आप सीख के खुश होते हो तो ये आदत बन जाती है और आपको ये बार बार करने के लिए मोटिवेट करती है लगातार, ठीक है। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में जो पहला शब्द आया है फोर्स, तो अपन उसको समझना पड़ेगा फोर्स क्या है। तो चलिए अपन फोर्स के बारे में सबसे पहले देखेंगे। फोर्स क्या है? फोर्स हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए फोर्स को क्या कहते हैं? बल, ठीक है। फोर्स बल। तो बेसिकली अगर फोर्स की डेफिनेशन पे अपन चले आए, क्योंकि फोर्स जो शब्द है उसको अपन किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, तो अपन देखेंगे यहाँ पे कि फोर्स का मतलब यहाँ पे पुल और पुश, यानी कि किसी भी प्रकार का जो धक्का होता है, पुल या पुश, उसको फोर्स कहते हैं। इसको अपन एक तरीके से और भी समझ सकते हैं कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है, बाह्य कारक है। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब बाह्य कारक, जो बाहर से अपन अप्लाई करने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स इंटरनली भी होता है, लेकिन अपन अभी इंटरनली एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, बाह्य फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये फोर्स जो है वो ऐसा एक एक्सटर्नल फैक्टर है, बाह्य कारक है, जो किसी वस्तु के शेप को यानी कि आकृति को बदल सकता है, उसमें हो रही मोशन यानी कि गति को भी बदल सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकता है, इनकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो बेसिकली फोर्स को अगर अपन डिफाइन करेंगे तो फोर्स को सिंपली लिखेंगे इट इज अ पुल और अ पुश, ठीक है। तो फोर्स इज अ पुल और पुश। लेकिन इसी के साथ में अगर अपन फोर्स को और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करें तो अपन बोल सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है, यानी कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर, which can change or try to be change or try to change, मतलब चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। चेंज। अब यहां से अपन एक एक सवाल को देखेंगे। तो फोर्स एक ऐसा बाह्य कारक है जो परिवर्तन यानी कि चेंज ला सकता है या चेंज लाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे। पहला जो फैक्टर है हमारा, फर्स्ट जो चीज है वो क्या है? शेप, यानी कि आकृति, उसका आकार बदल सकता है, ठीक है। भाई फोर्स लगा के ही तो किसी चीज को आप चेंज करोगे, मोड़ोगे, है ना। कोई रबड़ है उसको खींचोगे, फोर्स लगाया अपन ने तो वो रबड़ खिंच गई, उसका आकार बदल गया, शेप बदल गया, ठीक है। कोई बलून है, अगर आप उसको प्रेस करते हो, कोई बॉल है उसको आप प्रेस करते हो या उसको खींचते हो, तो अल्टीमेटली उसका क्या हो जाएगा? आकार बदल जाएगा, यानी कि शेप बदल जाएगा, ठीक है। तो पहला तो शेप हो गया। एंड सेकेंड वन जो होगा वो होगा क्या? गति, यानी कि उसका मोशन में चेंज ला सकते हो आप, ठीक है। भाई किसी भी चीज को, कोई धड़क रही है कोई चीज, है ना, आपने उसको उसी की डायरेक्शन में धक्का दे दिया तो क्या होगा?
उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में दे दिया तो स्पीड घट जाएगी, यानी कि उसकी मोशन को बदल सकते हो, ठीक है ना, मोशन को बदल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि उसकी वेलोसिटी या स्पीड में चेंज ला सकते हो, स्पीड या वेलोसिटी में चेंज ला सकते हो, ठीक है। तीसरी अगर अपन चीज बोले तो उसकी दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हो। अपन बैडमिंटन खेलते हैं तो अपन ने बैडमिंटन में क्या किया, शटल को यहां से मारा, अपोजिट साइड से आपके पास फिर आएगी, तो क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन में चेंज हो गया। आप क्रिकेटर क्या करते हैं, बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, तो जब बॉल आ रही थी आपके साइड में सामने, ठीक है, तो उसकी दिशा क्या थी, टूवर्ड्स यू, है ना, टूवर्ड्स द बैट्समैन। और उसके बाद में बैट्समैन ने जैसे उसको हिट किया तो उसकी डायरेक्शन फिर हो गई टुवर्ड्स द फील्डर, और वो कहीं पे भी हो सकती है ग्राउंड में, आगे पीछे, है ना। तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं अपन, दिशा, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें बदल सकते हैं या वो बदलने की कोशिश करता है, क्योंकि देखो हमेशा फोर्स बदल दे ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके सामने अगर एक उल्का पिंड आ रहा है और आपके पास में बैट है, अब उसकी डायरेक्शन बदल के देखो, नहीं बदल पाओगे, है ना, बल्कि वो और कुछ बदल देगा। तो इट डिपेंड्स कि भाई सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन अपन बदल सकते हैं फोर्स लगा के, या बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस दीवार को मैं धक्का दूंगा तो ये नहीं हिलेगी, लेकिन अगर और कोई हल्की चीज को मैं धक्का दूंगा तो वो हिल जाएगी। सपोज करो कि अगर मैं किसी व्यक्ति को धक्का दूं तो वो हिल जाएगा आराम से, ठीक है। कोई टेबल उठाऊं, कुर्सी उठाऊं, जो हल्की होगी वो हिल जाएगी, लेकिन दीवार नहीं हिल रही है, ठीक है। तो मतलब फोर्स तो लगा रहा हूं मैं, तो ये क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन कोई हल्की चीज होती है जिसको मैं हिला सकता हूं तो वो हिल जाती। मान लो मैं बुलडोजर मंगा के इस दीवार में चलवा दूं तो फिर ये दीवार हिल जाएगी। यानी कि इसको जितना फोर्स चाहिए है वो अगर मैं जनरेट कर सकता हूं तो अपन चीजों की दिशा, शेप, आकार, गति में परिवर्तन ला सकते हैं। और नहीं कर पाएंगे, अगर अपन उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे फोर्स, तो अपन नहीं ला सकते हैं चेंज, ठीक है। ओके तो इसको अपन समझते हैं बड़े सिंपल डायग्राम्स की मदद से। सपोज करिए कि ये एक बॉक्स है, अब इस बॉक्स में यहां से एक फोर्स लगाया जाता है, ठीक है। अब केवल यहां से अगर फोर्स लग रहा है तो ये इस डायरेक्शन में मूव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों समझना अपन को, ठीक है। हो कब सकता है और कब नहीं हो सकता है वही अपन को यहां पे समझ में आना चाहिए। तो क्या होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट का एक मास होता है, हर एक ऑब्जेक्ट का क्या होता है, मास होता है, और अर्थ पे उसका वेट होता है, ठीक है। तो जो मास है, अगर वो मास इतना कम है कि हमारा लगाया गया जो फोर्स है उसके ऊपर, है ना, जो अप्लाइड फोर्स है, सपोज करते हैं कि ये एक्स न्यूटन फोर्स है, मालूम नहीं है एक्स न्यूटन है, कोई क्वांटिटी है एक्स, ठीक है। अपन ने कोई नंबर नहीं लिया, अपन ने मान लिया एक्स है, एक्स कितना भी हो सकता है, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 2000 न्यूटन, कितना भी हो सकता है एक्स। तो एक्स न्यूटन फोर्स अपन ने अप्लाई किया इस बॉक्स के ऊपर। अब अगर इस बॉक्स का इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व, ठीक है। इनर्शिया मतलब क्या, जड़त्व, मतलब एक टेंडेंसी होती है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो अपने पोजीशन में चेंज नहीं होने देना चाहता है, और उसके लिए वो विरोध करता है, अपोज करता है, रजिस्ट करता है। और अगर उसने इतना रजिस्ट कर लिया कि वो फोर्स ओवरकम नहीं कर पाया उसके इनर्शिया को, तो वो मूव नहीं करा पाएगा, और अगर करा दिया तो वो मूव करा देगा, ठीक है। तो अब ये जो इनर्शिया आता है ये कहां से आता है, मास से आता है। तो मतलब इनर्शिया किस चीज पे निर्भर करता है, मास पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये, तो इसको अपन यहाँ पे एक स्टार मार्क करके लिख देते हैं, दैट इनर्शिया या जड़त्व किसी भी वस्तु के मास या उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यानी कि जड़त्व, इनर्शिया का मतलब क्या है, जड़त्व, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं, जो वस्तु के द्रव्यमान पर यानी कि मास पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये जो जड़त्व है वो निर्भर करता है, ये निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करता है, ये वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, ठीक है ना,
वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है इनर्शिया। तो अगर वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास उसका ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। मान के चलिए कि हमने आपको एक बोतल दे दी, खाली बोतल पानी की, ठीक है, सोचना, उसको मैंने बोला कि इसको हिला के दिखाओ, तो आप बोलोगे सर फूंक से हिला देंगे हम, और हिल जाएगी बोतल, करेक्ट बात है। फिर हमने पानी भर दिया उसमें, फिर हमने बोला कि हिला के दिखाओ फूंक से, तो बोले सर फूंक से तो नहीं हिलेगी, हाथ से हिला सकते हैं, तो आपने हाथ से हिला दिया। फिर मान के चलो कि उस बोतल की जगह पे हम आपको सिंटेक्स की टंकी दे दें 5000 लीटर वाली, अब उसको बोले हम हाथ से हिलाओ, तो हाथ से बोलोगे सर हिला देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी टेप वो है, इतना तो हिला देंगे, अपन 9th क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम उसको पानी से भर दें, फिर आप 9th क्लास में पढ़ो या 19th क्लास में, जो कि होती भी नहीं है ना, तो आप हिला नहीं पाओगे उसको, है ना, धक्का नहीं दे पाओगे। और अगर हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे बलशाली लोग हों तो बोले कि नहीं नहीं सर हम हिला सकते हैं, तो जीवन में एक बार ट्राई जरूर कर लेना है, ठीक है। तो कुल मिला के अपन को ये समझना है कि फोर्स जो है वो चेंज कर सकता है, चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये एक बॉक्स है, इसका मास जरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो अपन को याद रखनी है, जो फोर्स के अलग अलग रूप हैं जो हम देखते हैं हमारी फिजिक्स में, ठीक है, हमारी सब्जेक्ट में अपन देखेंगे। तो फोर्स का एक और रूप है जिसको अपन बोलते हैं क्या, वेट, ठीक है ना, वेट या भार, ठीक है, वेट, या इसको क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं, ठीक है, हमारे हिंदी वाले भाइयों और बहनों के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपको लैंग्वेज के कारण से अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो ये बहुत निगेटिव पॉइंट है हमारे यहाँ का, तो जिसको अपन हमेशा कोशिश करेंगे कि ना हिंदी वाले छूटे ना इंग्लिश वाले छूटे। तो भार, वेट, तो वेट भी एक टाइप का फोर्स होता है, ठीक है ना, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है, इट इज माने यह है अ टाइप ऑफ फोर्स, अ टाइप ऑफ फोर्स, मतलब ये क्या है, यह है एक प्रकार का बल, एक प्रकार का बल है, टाइप ऑफ फोर्स है, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय W, इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके बराबर क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, mg। ये भी क्या है, एक टाइप का फोर्स है, ठीक है, याद रखिएगा, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, ये फोर्स है, ठीक है। तो यानी कि इसका जो कुछ भी है ये टाइप ऑफ फोर्स है, तो इसका ऐसा यूनिट भी वही होगा जो फोर्स का होगा, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, फोर्स का क्या होगा, जो कि फोर्स का होगा, और फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। हमारे जो महान वैज्ञानिक है, फिजिक्स के फादर बोले जाते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स, तो उनको बोलते हैं न्यूटन। तो उनके सम्मान में अपन ने इसकी एसआई यूनिट रख दी न्यूटन, क्या रख दी, न्यूटन, एसआई यूनिट, यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। इसका बल का क्या है या फोर्स का क्या है, न्यूटन है, याद रखना है, क्या है, न्यूटन है, किसका, बल का, ठीक है। तो अपन आगे देखेंगे कि पहला टाइप तो हो गया वेट, जो एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। एक और प्रकार का फोर्स होता है जिसको अपन बोलते हैं फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज होती है कि फ्रिक्शन और फ्रैक्शन दो शब्द होते हैं जिसमें केवल एक लेटर का अंतर है, फ्रिक्शन और फ्रैक्शन जिसमें केवल एक लेटर का फर्क होता है। तो उसका मतलब को क्या होता है, तो फ्रिक्शन का मतलब तो एक प्रकार का फोर्स है, ठीक है, और जो फ्रैक्शन होती है उसका मतलब होता है भाग या पार्ट या टुकड़ा, ठीक है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन मैथ्स में होता है, 2/3 क्या है, फ्रैक्शन है, 4/5 क्या है, फ्रैक्शन है। तो याद रखिएगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन माने होता है भिन्न, जो आप लोगों ने सुना है, ठीक है। और यहां पे एक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जो क्या है, फोर्स है एक टाइप का, ठीक है ना, एक प्रकार का बल, ठीक है। फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो फ्रिक्शन मोशन, ठीक है ना। क्या होगा फ्रिक्शन का हिंदी, घर्षण बल, ठीक है ना। तो घर्षण, ठीक है, क्या होगा, फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण, घर्षण, ठीक है ना, घर्षण बल होता है, फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण बल, याद रखिएगा, घर्षण बल, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, मोशन अपोजिंग फोर्स कहते हैं इसको। अगर सिंपल भाषा में अपन को समझना है कि फ्रिक्शन क्या है, तो मोशन अपोजिंग फोर्स, जो मोशन को
गति को क्या करे, रोके, अपोज करे, हमेशा अपोजिट दिशा में लगता है। जहां पे भी अपन मोशन करते हैं, मान के चलिए कि अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा है, समझ में आ गई बात। तो मोशन अपोजिंग फोर्स, गति विरोधी बल, ठीक है, क्या है ये, मोशन अपोजिंग फोर्स। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होता है और इसके बहुत सारे टाइप के यूजेस होते हैं जो अपन को काइनेमेटिक्स में पढ़ने होते हैं, तो अपन फ्रिक्शन के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल इसको क्या बोल सकते हैं, गति विरोधी बल। क्या है ये, गति विरोधी बल। जो भी हमारे केवी के भाइयों और बहनों हैं, है ना, जितने भी दोस्त हमारे केवी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लगातार मेरे साथ में बने रहिए और साइंस हो या मैथ्स हो, इन दोनों सब्जेक्ट को अपन बहुत अच्छे से लेकर के चलेंगे, ठीक है। गति विरोधी बल, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और ये हो गया फोर्स। वेट भी एक टाइप का फोर्स है, फ्रिक्शन भी एक टाइप का फोर्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे फोर्स लगते हैं, लेकिन उनको अपन को अभी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन एक पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हो गया। अब फोर्स के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ टाइप के फोर्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइप के फोर्स में अपन जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो क्या है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, है ना। तो फोर्स अपन ने यहाँ पे समझ लिया कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो बेसिकली आकार बदल सकता है, ठीक है, ये क्या कर सकता है, आकार बदल सकता है, ठीक है। आकार के अलावा क्या हो सकता है, गति बदल सकता है, गति, ठीक है, गति भी बदल सकता है। इसको अपन यहां पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, गति। और दिशा बदल सकता है। जो भी हमारे हिंदी वाले दोस्त हैं उनके लिए तो क्या है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। फोर्स, बल, वह बाह्य कारक है। देखो यहां पे क्या लिखा है, बल, एक हल्का सा रिकैप है 2 मिनट का। बल वह बाह्य कारक, एन एक्सटर्नल फैक्टर, एन एक्सटर्नल फैक्टर, वह बाह्य कारक है ना। बल वह बाह्य कारक है, विच यानी कि जो क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है, जो परिवर्तन कर सकता है या करने की कोशिश करता है, या करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। और वो क्या क्या चीजों को परिवर्तित कर सकता है, करने की कोशिश करता है, तो आकार, गति, दिशा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। और बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। अगर आप लोगों को इसके बारे में मालूम है तो आप लोग प्लीज कमेंट करें कि बैलेंस फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है और अनबैलेंस फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है। चलिए तो देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देंगे। एक छोटी सी बात जो आपको यहां पे याद रखनी है कि द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, बल्कि एसआई यूनिट क्या है, फोर्स क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन जिसको अपन एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एन से। ये इसका क्या है, सिंबल है, ठीक है, कैपिटल एन। याद रखिएगा जब भी किसी व्यक्ति या किसी साइंटिस्ट के नाम पे अपन किसी यूनिट को रखते हैं तो हमेशा उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी कोई नॉर्मल यूनिट होती है, जैसे कि मीटर हो गया, लीटर हो गया, केजी हो गया, तो उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल एन क्या हो जाएगा, न्यूटन की ऐसा यूनिट हो जाएगी। और एक चीज याद रखना है कि एक छोटा सा रिलेशन आता है जो आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है। सीजीएस मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ठीक है। कुल मिला के जो पद्धतियां हैं या यूनिट्स हैं वो अलग अलग तरीके से होती हैं, एमकेएस, सीजीएस, है ना, और ऐसा यूनिट, ठीक है। तो अभी अपन बात करेंगे अगर सीजीएस की, तो उसमें डाइन होता है, ठीक है। बल का ऐसा यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन, ठीक है। क्या होता है, डाइन होता है, डाइन। दैट इज नॉट दैट काइंड ऑफ डाइन। डाइन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स की यूनिट के रूप में होता है। तो 1 न्यूटन के बराबर, 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है, ठीक है, डाइन, DYNE,
डी वाई एन ई, डाइन, ठीक है। तो 1 न्यूटन बराबर इतने डाइन होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन समझेंगे कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्या, लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है जाते जाते, तो आप लोग बताएंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन किसने दिए थे, कितने एक्सप्रेस किए थे, हमारे सामने लाए थे, और लॉज ऑफ मोशन किस व्यक्ति ने दिए थे, ठीक है। और उन दोनों में से आपको कौन सा व्यक्ति लगता है कि ज्यादा पहले आया था, ठीक है। और उसके बारे में नाम बताइए, और उसके बारे में अगर आपको कुछ भी मालूम है तो आप कमेंट करिए। मैं आप सभी के कमेंट को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के साथ में देखूंगा, इंटरेस्ट के साथ में देखूंगा। तो मुझे विदा दीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के साथ में। धन्यवाद।